जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। दोस्तों 28 जनवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। तो पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। दोस्तों रिपब्लिक डे भी मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे क्यों मनाया जाता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 1953 से इसकी शुरुआत की गई है। 2023 की यदि आपसे थीम पूछी जाए तो आप बताइए, नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज, शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। दोस्तों सीमा शुल्क विभाग हमारे भारत में एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम होता है टैरिफ को एकत्रित करना। जो माल, जो गुड्स एक देश से दूसरे देश आते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, उसी को हम कहते हैं सीमा शुल्क। तो माल को सीमाओं के पार प्रवाह का प्रबंधन करने का काम किसका होता है? सीमा शुल्क विभाग का होता है। ये कस्टम विभाग है जो देशों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने का काम करती है। यहां पर हम बात करेंगे विश्व सीमा शुल्क संगठन के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1952 में हुई है। यह सीमा शुल्क सहयोग परिषद, कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों WCO जो है दुनिया भर के लगभग 183 सीमा शुल्क प्रशासनों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों भारत में ऐसा ही बोर्ड है, ऐसी ही बॉडी है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं CBIC। इसका काम है भारत में जितने भी सीमा शुल्क है, GST है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है या फिर सर्विस टैक्स है, नारकोटिक्स, इन सब का मैनेजमेंट करने का काम CBIC का होता है। यह भारत की सबसे पुरानी नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। यहाँ पे बात हमने दिवसों की है, तो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 11 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 14 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। 19 जनवरी को मनाया जाता है NDRF स्थापना दिवस और 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 28 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। 426 दिन हो गए आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स देते हुए। दोस्तों ये क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलती है। यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका उसी समय होता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी। 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी। हवा में ताश का महल नहीं बनता दोस्तों, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। दोस्तों कभी आप ये सोच लीजिए कि आप एक बार सफल हो गए तो आपकी जिंदगी हमेशा अच्छी होगी, ये गलत है। या आप एक बार असफल हो गए तो भी गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कर्म करना। आप जब ऊंचाइयों में होंगे तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा, जब आप विफलता यानी जब आप असफल हो रहे होंगे तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब प्रधानमंत्री हैं, तो पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहले भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बस अपने कर्म पे ध्यान देना है। आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, इनकी जोड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मिक्स्ड डबल्स टाइटल का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने इसे जीता है। इन दोनों का संबंध ब्राजील से है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला ओपन होता है, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो जनवरी महीने में होता है। अभी और भी विनर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको मिक्स्ड डबल्स के बारे में बता रहा हूं।
तो साथियों, लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने किसे हराया है? भारतीय जोड़ी को हराया है, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को अभी इन्होंने हराया है। दोस्तों, सानिया मिर्जा अगले महीने रिटायरमेंट ले लेंगी। दुबई में एक टूर्नामेंट के बाद ये टेनिस से संन्यास ले लेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, है ना। मैं आपको इसका नाम एक एक करके बता रहा हूं, डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन, चौथा है यूएस ओपन। आप आफबू याद रखना, पहला है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। इसी क्रम में इसका आयोजन होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसकी जिम्मेदारी है? यह है अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, जिसे हम बोलते हैं आईटीएफ। इसका काम होता है टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कराना। तो साथियों, आपको ये बात समझ में आ गई है। सबसे पहले हम यहां पर विंबलडन ओपन के बारे में जानेंगे। विंबलडन ओपन, जो कि सबसे पुराना, ओल्डेस्ट ऑफ द 4 टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। जून जुलाई महीने में होता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ये घास वाले कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। फिर है यूएस ओपन, विंबलडन के बाद दूसरा पुराना, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई है? 1881 से हुई है। महिलाओं के लिए यूएस ओपन 1887 में शुरू हुआ था। यूएस ओपन अगस्त और सितंबर महीने में होता है। सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम है ये, और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फिर है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो है, इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। इसका आधिकारिक नाम है रोलैंड गारोस। तो जो फ्रेंच ओपन होता है, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। मई जून महीने में खेला जाता है। ये कब? मई जून महीने में, और ये पेरिस में आयोजित किया जाता है। आखिरी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो अभी चल रहा है। 1905 में शुरू हुआ था और ये मेलबर्न में आयोजित होता है। हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। क्लियर है? जनवरी महीने में होता है। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। मिस्र के द्वारा किस नहर पर भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है? तो साथियों, यह है स्वेज नहर। कल मैं इस पे चर्चा कर ही रहा था, मैं आपको बता ही रहा था। तो दोस्तों, इसमें भारत का एक अपना इंटरेस्ट है, एक अपना फायदा है कि मिस्र के साथ दोस्ती करके वे स्वेज नहर, वहां पर ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। तो स्वेज नहर की क्या इंपॉर्टेंस है, कल मैंने बताया था, आज भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भारत के दौरे में हैं। ये हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे में। तो साथियों, मिस्र सुएज नहर आर्थिक जोन में भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। सुएज नहर कहां पर है, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये है इजिप्ट, ये है इजिप्ट, ये आपको इजिप्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिए, ये है सुएज नहर, देख पा रहे हैं। ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर। भारत अगर यहां से देखिए, भारत हिंद महासागर से लाल सागर में प्रवेश करेगा और फिर ये सुएज नहर से भूमध्य सागर में पहुंच जाएगा, और भूमध्य सागर से ये यूरोपियन कंट्रीज को कवर कर सकता है ट्रेड में। क्लियर है? और फिर ये नॉर्थ अमेरिका भी जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को भी कवर कर सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक रूप से भारत के लिए ये सुएज नहर, ठीक है। ये नहर अफ्रीका को एशिया से भी अलग करती है, ये पार्ट एशिया का है। सुएज नहर दुनिया का सबसे बिजिएस्ट मार्गों में से एक है। दुनिया का टोटल जो ट्रेड है, लगभग 12% रोजाना इस नहर से होता है। सुएज नहर, मैं आपको बता चुका हूं, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, इनके द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 412, कितने? 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी प्रदान की गई। वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है और शौर्य चक्र होता है। अब ये पुरस्कार के हर एक विश्लेषण, हर एक एनालिसिस में आपको देने वाला हूं।
तो साथियों 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी मिली है। इसमें 6 कीर्ति चक्र हैं और 15 शौर्य चक्र शामिल हैं। 6 कीर्ति चक्र में 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है और 15 शौर्य चक्रों में 2 को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। देखिए कीर्ति चक्र पुरस्कार थोड़ा विशेष है, ध्यान रखिएगा। तो डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभंग को मिला है भारतीय सेना। भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह को मिला है कीर्ति चक्र। बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है, मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। 412 नाम आप क्या याद कर पाएंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल हैं रोहित कुमार, मरणोपरांत उन्हें मिला कीर्ति चक्र, और सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे वीरता पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले युद्धकालीन और फिर है शांतिकालीन, यानी युद्ध के दौरान जिन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया है और भारत के लिए जो शहीद हो गए, भारत के लिए जिन्होंने लड़ा है, उन पुरस्कारों की बात करने वाले हैं। तो भारत का जो वीरता पुरस्कार है 26 जनवरी 1950 से इसको प्रारंभ किया गया। जो सबसे बड़ा युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है तो यह है परमवीर चक्र। इट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड एंड इट इज गिवन फॉर डिस्प्लेइंग अनपैरेलल्ड करेज एंड वेलर ड्यूरिंग द वॉर। तो सबसे बड़ा जो परमवीर चक्र है युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सेकेंड वन इज महावीर चक्र, सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, एंड थर्ड इज वीर चक्र, देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। शांति के दौरान, यानी जब कोई युद्ध नहीं चल रहा हो पर हमारी जो देश है उसके आंतरिक में कोई डिस्टरबेंस होता है, उसकी शांति बरकरार रखने के लिए उस समय भी हमारी सेना लगी रहती है। तो शांति काल के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र, दूसरा नंबर आता है कीर्ति चक्र का, और तीसरा नंबर आता है शौर्य चक्र का। तो ये सारे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका से कितने चीता को भारत लाया जाएगा? तो देखिए साउथ अफ्रीका से अभी 100 चीतों को भारत लाया जाएगा। कुछ दिन पहले नमीबिया से चीते आए थे, अब हम हर जगह से चीते को ला रहे हैं ताकि जो चीता हमारे भारत से विलुप्त हो गया था वापस से उसका अस्तित्व आपको देखने को मिले। तो ये सारे जो चीते हैं कहां से लाए जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका से। पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने बताया है कि पिछले साल सितंबर महीने में नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे। उसके बाद 12 चीते और भी आने वाले हैं, अगले महीने भारत आएंगे, ऐसी जानकारी इन्होंने प्रदान की है। भारत में देखिए चीते बहुत सारे थे लेकिन 1952 में विलुप्त हो गए, ये एक्सटिंक्ट हो गए, इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो था हंटिंग, यानी इनकी क्या की जाती थी? शिकार की जाती थी, इनके खाल की तस्करी की जाती थी, तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए। तो 17 सितंबर 2022 को आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, पीएम मोदी जी ने घोषणा की थी नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। कूनो नेशनल पार्क एमपी में है, श्योपुर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अहमदाबाद में। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया है। तो साथियों हमारे जो भारत के जितने भी छात्र हैं जिनकी उम्र जो है 10 से 17 साल के बीच है, उनके बीच में साइंस को और ज्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए ऐसे कांग्रेस, ऐसे मीटिंग्स की जाती हैं। तो ये 5 दिनों तक चलने वाला आयोजन है, 31 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? साइंस सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। 1993 में 10 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों गुजरात राज्य की बात की है तो गुजरात राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में गुजराती नव वर्ष स्टार्ट हुआ है, इसे बोलते हैं बेस्तु वर्ष। सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट गुजरात है। अगले प्रश्न देखते हैं। पहली मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है? तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्वोवैक,
तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अमित शाह भारत के प्रेजेंट में होम मिनिस्टर हैं। इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। मनसुख मंडाविया की बात करें तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। अनुराग ठाकुर जी के पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। स्मृति ईरानी जी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। तो साथियों यहां पर देखिए इसका नाम है सर्वावैक। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ये देखा गया है कैंसर जो है, ग्रीवा का जो कैंसर है, जो बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है, यूट्रस में जो कैंसर होता है, डेवलप होता है महिलाओं को, और तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए टीका लगाने की घोषणा की गई थी। 2023 में स्टार्ट करने के लिए बोला गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? इसका नाम है सर्ववैक, याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? सर्ववैक नाम है। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, इसने डेवलप किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन डेवलप की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जे जमुना का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो जे जमुना अब हमारे बीच में नहीं है और यह थी अभिनेत्री थी, निर्देशक थी और ये पॉलिटिशियन थी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है जे जमुना। जे जमुना ने तेलुगु भाषा में लगभग 198 फिल्मों में काम किया है। 1980 के दशक में जमुना ने कांग्रेस पार्टी में अपना राजनीतिक प्रवेश किया था और आंध्र प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तो बल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है बल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहां पर जो पक्षी है माइग्रेट करते हैं एक देश से दूसरे देश, तो यहां पर भी आते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो साथियों ये एक चिंता का विषय है। बल्लभपुर न्यूज में है, तो मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1977 में इसकी स्थापना हुई है। पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में है बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत के कुछ इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो असम में है दिहिंग पटकाई अभ्यारण्य, बिहार में है कैमूर अभ्यारण्य, गोवा में है बोंडला अभ्यारण्य। साथियों आज का आखिरी प्रश्न है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर कौशिक और आर श्रीधर। आर कौशिक और आर श्रीधर इसके लेखक हैं। दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर ने अपने 7 साल के कोचिंग अनुभव को बताया है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो 2022 में प्रकाशित की गई हैं। टॉम एंड सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है और इसे बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक पाल ने लिखा है। तो इसे बिरसा मुंडा, माफ कीजिएगा क्योंकि 30 मिनट में हमें बहुत कुछ बताना होता है। कभी कभी होता क्या है, कल मैंने देखा कि मैंने सही बताया लेकिन टिक और कर दिया, क्योंकि एक अपने आप में चैलेंज होता है इतनी सारी चीज़ों को समअप करना और फिर आपको डिलीवर करना। आपको मैं कहानी बताऊंगा किसी दिन कि हमारे लिए कितना कठिन होता है ये जो सफ़र है। एक दिन आऊँगा मैं बताऊंगा कि इतना आसान नहीं होता है। हमें करंट अफेयर्स के लिए हम दिन भर लगे होते हैं, हमें आपको सारी चीज़ें देनी होती है, उसके पीछे टीम भी लगी होती है। तो एक दिन आकर के हम डिस्कस करेंगे कि कितना मेहनत करनी होती है, और तभी हम आपको कहते हैं कि लगे रहिए। चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें थोड़ा टाइम लेती लेकिन बदल जाती हैं। चलिए करंट अफेयर्स की रसमलाई 2023 आप सभी के सामने रही। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? तो ये है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने लोकायुक्त बिल को पास किया है और ये पहला राज्य है। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में।
कफ सिरप डॉक 1 मैक्स की अत्यधिक खुराक लेने से 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो कहां पे बच्चों की मृत्यु हुई है? उज्बेकिस्तान में। सुहेल एजाज खान हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो सुहेल एजाज खान सऊदी अरब के भारत में नए राजदूत बने हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मेरे प्यारे साथियों, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मैं आपको डेली चैलेंज देता हूं कि आप 10 में 10 लाएं। ये टेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो, ताकि आपके अंदर एक चैलेंज डेवलप हो। आपका दिमाग कितना कंसंट्रेट होकर के सुनता है ये दिखाएगा। 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे, आपको 10 में 10 सही करने हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब शुरू हुआ था? तो 1953 में शुरू हुआ। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952 में। एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये टेनिस को बिलोंग करते हैं। हु इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर? तो पहला हु नहीं, विच इज द होना चाहिए। तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो यह है स्वेज नहर। 2022 में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 412 व्यक्तियों को। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध के समय सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। साथियों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर आपका टेस्ट होगा, आपका रिवीजन होने वाला है, तैयार हो जाइए। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भारत का 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। Who has been selected as the ICC Men's Cricketer of the Year? तो ये कौन है, इनका क्या नाम है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। ICC Men's Cricketer of the Year, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम है। बाबर आजम सही है, इसका उत्तर बाबर आजम होगा। ठीक है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण फॉर 2022? तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 6 व्यक्तियों को। Who has taken over as the new general manager of Central Railway? तो इनका क्या नाम है? नरेश लालवानी। In which state a swallow-tail butterfly has been seen for the first time in India? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखी गई है। Who has bought the Ahmedabad franchisee for the women's IPL? तो ये है अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड। What percentage of houses out of 19.3 crore houses have been covered under Jal Jeevan Mission by 25 January 2023? तो 56% कवरेज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण कार्ड डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एंड दिस प्लेटफॉर्म इज यूविन। Who has been honored with the पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये हैं प्रभा अत्रे जी। दोस्तों, यहाँ पर पहचानो कौन सीरीज में रिया गुप्ता जी ने बहुत अच्छा लिखा है और अमनदीप सिद्धू ने लिखा है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, यहाँ पे 2 ही कमेंट्स को मैं पिक करता हूं, बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें देख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है एक स्टैचू। आपको स्टैचू के बारे में बताना है, आपको 5 लाइनें लिखनी है स्टैचू के बारे में। आज का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है इसे कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, एक जीएस फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है 23 जनवरी से, जो कि बिल्कुल बेसिक से है, लक्ष्य की तरफ हमारा पहला कदम। लाइव यहाँ पे क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा। हमारे रूट एप्लीकेशन पे ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप कोड यूज करिएगा RGCGT, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है रूट एप्लीकेशन का, उससे क्लिक करोगे या फिर सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर इस नंबर पे भी अत्यधिक जानकारी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के पिटारे में साइंस के एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे
जो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको देके जाएगा। तो यहां पर हम शाखाओं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। सिल्वीकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डिस्क्राइब्स, तो ये वन के विकास को डिस्क्राइब करती है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच एल्गी आर स्टडीड, तो जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, ये है फाइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज पारिस्थितिकी इकोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट रिलेटेड टू प्लांट कल्टीवेशन, इट्स नोन एज हॉर्टिकल्चर, है ना। इसे बागवानी आप कह सकते हो, है ना, बागवानी से संबंधित। What is studied in fossil botany, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, जीवाश्मों का। The study of flowers is called, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, बोथ बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर होगा बी एंड सी, वृक्षों का अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन दोनों किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। What is the science of flower cultivation called? It is known as floriculture. The science which deal with the study of living beings, तो वह विज्ञान जो जीवधारियों का अध्ययन करती है, दैट इज जीव विज्ञान। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टो, तो ग्रासों का, घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? तो पेडोलॉजी में हम सॉइल्स का स्टडी करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, लैंड का स्टडी करते हैं। 27 जनवरी में डेली करंट अफेयर्स के रिजल्ट हमारे पास हैं। मुकेश, प्रशांत, शैलेश धाकड़ और जीतन टूडू, आपने इस करंट अफेयर्स के टेस्ट में टॉप किया है। ये करंट अफेयर्स के टेस्ट हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होते हैं। यहीं पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी डेली करंट अफेयर्स की, हर एक दिन की, हर एक महीने की प्रॉपर सीक्वेंस में रखी हुई है। आपको जाना है, क्लिक करोगे तो आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। फ्री में पीडीएफ है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस प्रकार से आपको पूरा दिख जाएगा। दोस्तों, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारियां मिलती रहेंगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाइएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही साथ देते रहिए। जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने मुझ पर बरसाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भरोसा, विश्वास मेरे ऊपर बनाया है, उस भरोसे, विश्वास की मैं बहुत कदर करता हूं और मैं इसे बरकरार रखूंगा। जहां भी आपको लगता है कुछ कमी लग रही है, कुछ और अच्छा हो सकता है, आपके जो भी सुझाव हैं, आपके करंट अफेयर से, जीएस से कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, आप क्वेरी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूं और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।